कौन सी क्लास लगा था? चलिए कौन सी कहानी? नमस्कार सभी को। बेटा मैं अभी बता दूंगी कौन कौन सी कहानियाँ हो चुकी हैं। कल आकाशदीप हुई थी, परसों हुई थी कोसी का घटवार। ठीक है, वीडियो जी उपलब्ध है, मैम। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। ओके। जी तो मैम। आज की कहानी है बच्चों गैंग्रीन, और इसको रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। रोज, रोज का मतलब इंग्लिश वाला रोज नहीं है, रोज का मतलब प्रतिदिन। ठीक है, डेली। और इसका ईयर जो इसमें दिया ही गया है 1934 में ही ये प्रकाशित हुई है। अज्ञे जी की कहानी है, तो मनोविश्लेषणात्मक कहानी होगी ही होगी, ये आप मान के चलिए। इसमें जो इसका जो कहानी का जो संघर्ष होगा बच्चों, वो मन से होगा। ऐसा आर्थिक वगैरह संघर्ष नहीं दिखाते अज्ञे की कहानियों में। जो रहता है एक मानसिक संघर्ष चलता है। चलिए पहले इसके बारे में बता दूं। कहानी गैंग्रीन और रोज। देखिए एक और कहानी आपने पढ़ी थी, कौन सी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उसके भी दो शीर्षक थे। इस कहानी में भी सेम यही है, गैंग्रीन के नाम से भी जानते हैं और रोज से। गैंग्रीन एक रोग का नाम है बच्चों, पहले बहुत पाया जाता था। इस रोग में क्या होता है, कोई अंग जो होता है, ज़्यादातर ये पैर में होता था, और मतलब सड़ जाता था वो अंग, और उसको केवल काट के निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था। तो गैंग्रीन हो गया है। सुना होगा आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से कि गैंग्रीन एक बीमारी हुआ करती थी, और वो फिर उसको उस अंग को अलग ही करना पड़ता था शरीर से। इस तरह से था। चलिए, ये जो कहानी है रोज नाम से विपथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, ये नोट कर लेना। रोज नाम से, ये जो रोज नाम है ना, ये विपथगा संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और जब गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी तो ये दूसरे संग्रह में आ गई थी। उस संग्रह का नाम है जयदोल। मैम एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, पहले ये रोज नाम से आई थी। रोज नाम से विपथगा इनका कहानी संग्रह है, अज्ञे जी का विपथगा, उसमें प्रकाशित हुई थी। और गैंग्रीन नाम से जयदोल कहानी संग्रह में आई थी, जयदोल। ठीक है। जयदोल जो कहानी है, कहानी संग्रह है, जो बुक है इनकी कहानियों की, उसमें 12 कहानियाँ ली गई हैं। 12 कहानियों को उन्होंने रखा है, जिसमें जो कहानियाँ हैं, एक तो जयदोल नाम से ही है, और बाकी पठार का धीरज, सांप, आदम की डायरी, वसंत, हिली बोनू के पत्तखे, वे दूसरे, कोई प्रिया, नागा पर्वत को एक घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी और जयदोल, ये सारी कहानियाँ इसमें हैं। खैर आपको ये कहानियाँ याद नहीं रखनी है, आपको केवल इतना याद रखना है कि किस संग्रह में ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी। विपथगा में रोज से आई थी, और जयदोल में गैंग्रीन नाम से आई थी। दो नाम है इस कहानी के। क्लियर हुआ ये बात? जयदोल, हाँ, जयदोल मैम। हाँ बेटा, जयदोल। जी मैम। तो देखते हैं, इस कहानी से भी एक प्रश्न जरूर आता है। अब देखते हैं आपके इस बार कौन सा प्रश्न आएगा। फिलहाल कहानी का वाचन मैं शुरू करती हूँ, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं साथ में बताती भी जाऊँगी। दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप में और घना सा फैल रहा था। तो ये कहानी बच्चों मैं शैली में, अर्थात उत्तम पुरुष शैली में है। इसमें लेखक ने स्वयं को रखते हुए, मैं करते हुए बात की है। और यहाँ पे शुरुआत में उसने बता दिया है कि उसने कहीं कहीं गया है वो, और उस घर का आंगन जो सूना है, वहाँ पे जैसे ही उसने एंटर किया, उसको एक निगेटिविटी सी दिखाई दी, मतलब जैसे किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। एक रहता है ना, वाइब्स आती हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो उसको उस आंगन में ऐसा लगा कि कुछ मनहूसियत सी छाई हुई है। कुछ ऐसा वातावरण था जिसमें कुछ अकथ्य, जो कहा ना गया हो, जो छुआ ना गया हो, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमान और घना सा फैल रहा था। एक निराशा सी उस आंगन में फैली हुई थी। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। तो ये जिसके घर आया बेटा, वो पात्र है मालती। ये इसकी मेन पात्र है। ठीक है। तो वो आई, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए खुश हुई, फिर से पहले जैसी हो गई, और कुछ नहीं, बस कोई स्वागत नहीं, केवल कहा आ जाओ, और अंदर चली गई। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? वे मतलब मालती के पति। अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं?
सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। इतनी ही बात हो रही है। उसके मन में आ रहा है कि कुछ और पूछे कि तुम क्या करती हो जब तक वो ऑफिस में रहते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि अभी से क्या पूछूं, आते ही इतने सारे प्रश्न क्या पूछूं, और इधर उधर देखने लगा। मैं बता दूं बेटा, ये जो लेखक है ये मालती का दूर का भाई लगता है, आया हुआ है मालती से मिलने। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो, कहते कहते रुक गई। डैश डैश डैश। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। वो खुद पंखा करने वाली थी, लेकिन लेखक को नहीं देती। तभी उसका क्या हुआ, बेटे की आवाज़ आई। बच्चा जो उसका दूसरे कमरे में था, शिशु, वो उठ गया, उसके रोने की आवाज़ आई थी, तो उसको देना पड़ा और हूँ करके अंदर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। दुबली पतली उसका पूरा जो तेज था वो ख़त्म हो चुका है, थकी थकी सी दिख रही है। तो सोच रहा है कि क्या क्या है, ऐसी क्या बात है इस घर में जो ये इस तरह से दिख रही है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। अब यहाँ पे क्लियर किया क्या रिश्ता है, उसकी बहन है दूर के रिश्ते की, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। लेकिन समकालीन है, मतलब हम उम्र हैं ये दोनों, तो सखी की तरह उसको समझते हैं, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मतलब इन लोगों का जो संबंध है दोस्ती का संबंध था। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। ये महत्वपूर्ण है, ये वर्ष पूछ लेते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गया है? 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, मतलब शादी के बाद अब देख रहा है। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक नहीं सोचा। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। वो बार बार क्या कर रहा है, मालती को देख के उसको विस्मय हो रहा है, आश्चर्यचकित है कि ये कैसी छाया सी इस पे छाई है। दूसरी बार ये कथन बोल रहा है कि ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और ये जो कथन है बच्चों, ये बार बार पूछ लिया आप जाता है, ठीक है, ये वाला कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। अब विशेषतः मालती पर, मालती उससे ज़्यादा कहना चाहिए थकी हुई, निराश दिख रही है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? बच्चे का नाम एक बार पूछा गया था, याद रखना। उसका नाम वैसे टीटी है, अभी बताएगी। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं उस बच्चे को। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, बच्चा मतलब अब अनजान आदमी को देख रहा है तो कैसे उसके पास जाए। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसकी मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? अब ये देखना, यहाँ पे दिखाया है उसके विवाह को 2 वर्ष हुए हैं और लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलना है। कहाँ गए? हाँ, यह अब मुझे इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध निस्वंचता अब तो नहीं हो सकती। मैम स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। 1 मिनट बेटा, क्यों PDF शो हो रहा है ना बेटा? हाँ अब हुआ मैम। हाँ, चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। इसने बताया कि क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है।
मतलब उससे बात नहीं कर रही है, तो उसको लग रहा है कि मुझसे शायद कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, या फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। उसको लगा कि हो सकता है शादी के बाद ज़्यादा बात ना करती हो, लेकिन फिर भी एक असाधारण मौन था जो होता नहीं है, किसी अजनबी से भी नहीं होता। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लेखक को थोड़ा सा खिन्नता महसूस हुई कि बात ही जिसके लिए आया है, जिससे मिलने आया है, वो कोई बात ही नहीं कर रही है। तो उसने एकाएक मैम चौंक अभी कर कहा, हाँ बेटा। नहीं दिख रहा है पीडीएफ। पीडीएफ क्यों नहीं दिख रहा है? आप अपना देखो, कैमरा ऑन करो। जी मैम दिखा। हाँ, तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अब उसने लेखक को जब लगा कि मालती उससे बात नहीं करना चाह रही है, तो थोड़ा खिन्न हो गया और उससे कह भी दिया कि लगता है मेरे आने से तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। मतलब उसका भी कोई विरोध नहीं किया। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में नए लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। ऐसा होता है, आप देखते होंगे आपके पैर में भी एक झुंझुनी सी चढ़ जाती है, देर तक एक ही स्थिति में रहे, तो वही स्थिति यहाँ पे कह रहा है कि वो चाहत रही थी कुछ बोले, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। कितनी अच्छी यहाँ पे देखो व्याख्या दी है गे जी ने मालती के चरित्र की, जो अभी इस समय वो शादी के बाद जिस तरह की हो गई है। ये सारे उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया है कि वो मतलब ऐसी थी नहीं, लेकिन अब शादी के बाद वो इस तरह से हो गई है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। ये यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वराक्षात्मक कवच बनकर। मतलब कि जो पहली मुलाकात में जो जनरल बातें होती हैं वो बात करने लगा लेखक। किससे? मालती के पति से। अभी मालती के पति का नाम भी आएगा महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती, महेश्वर, लेखक और टीटी, ये इतने ही पात्र हैं इसमें। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। तो महेश्वर जी डॉक्टर हैं, पहाड़ी एरिया में उनकी पोस्टिंग हुई है। एक डिस्पेंसरी, सरकारी डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, उसी हैसियत से सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। मतलब शाम को जैसे डॉक्टर आते हैं ना राउंड में, तो शाम को फिर 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। और वैसे डेली का उनका रूटीन है, सुबह 7 बजे जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौट के घर आते हैं, फिर घर पे रहते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। तो मालती को देख के उसको जैसा एहसास हुआ, वैसा ही उसको महेश्वर को देख के भी हुआ। एकदम सुस्त, निढाल, कोई मतलब जीने की कोई उमंग इनके अंदर भी नहीं दिखाई दे रही। डेली का एक ही रूटीन, रोज रोज एक ही रूटीन से ये भी उकताए हुए लग रहे हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है,
पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। तो ये 2:30 बजे के करीब ये लोग खाना खा रहे हैं और तब तक मालती भूखी रहती थी। मतलब हंस के बता रहे हैं कि मेरे पीछे खाती है। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से आने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। ये देखो, ये जो डायलॉग आया ना, रोज ही ऐसा होता है, कई बार आएगा। रोज ऐसा ही होता है, लेट से आते हैं, लेट से खाते हैं, मालती को भी लेट खाना पड़ता है। एक मिनट, सॉरी बच्चों। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। जो मैंने आपको परिचय दिया इस बीमारी का, ये वही उसी के डॉक्टर हैं मैं। और देखो, 2-1 की टांग काटने जाएंगे क्योंकि चिंताजनक केस हैं, उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया है, उन जो पेशेंट भर्ती हैं। थोड़ी देर में वे चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, अस्पताल में मतलब घड़ी की आवाज़ आती थी, 3 घंटे खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। वो घड़ी के घंटे जैसे बजते थे, वो गिनती रहती थी कि अब आज का दिन समाप्त हुआ। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा कि नहीं? यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मतलब लेखक अब हंसने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी अब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इस पहाड़ी एरिया में 15 दिन पहले ये लोग आए हैं, याद रखना, ये 15 दिन की बात बता रही है मालती। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर में आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। अब 3 बजे का खाना खाए 7 बजे बर्तन मांजेगी बेचारी, क्योंकि पानी नहीं है। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? अब जाके उसको याद आया। मैंने कहा, तो अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक भी उसी माहौल में मतलब कि पूरी तरह अपने आप को पा रहा है कि मैं भी तो कहाँ बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ।
अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, पैदल आया है। नीचे से पहाड़ पे चढ़ के पैदल आया है, अपना बिस्तरा लेके। पीछे उनका जो कुली सामान लेकर आ रहा है। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। अब वो बर्तन मांज के रख रही है, क्योंकि पानी जब आएगा तब धोएगी। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे नहीं सूझी नहीं। लेखक को भी समझ नहीं, शब्द कम पड़ रहे कि क्या बात की जाए इस माहौल में। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। अब 3 से 4 बज गए और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के ऐसे स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का मीटर जो है स्वयंत्र फासला नापता जाता है। जैसे मोटर में गाड़ियों में मीटर लगा रहता है ना, कि कितनी दूरी कितने किलोमीटर चल गई, वैसे इन्होंने मालती के बारे में बताया है। और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। अब 4 बजे के करीब लेखक को नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। 2:30 बजे के करीब गए थे, 3 बजे समझ लो, 3 बजे गए थे महेश्वर जी। अब ये 6 बजे आ रहे हैं। तब तक लेखक ने थोड़ी सी बात की और सो गया। और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यहाँ गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। अभी इतना आके मालती बोली। मैं इस बार हंसे और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। डॉक्टर से शादी करने का ये देख लो साइड इफेक्ट। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, 6 बार बोला है। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। अभी 7 बजे पानी आया, तब बर्तन धो रही है। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जाना, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो 4 पाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर पलंग निकलवा दिए लेखक और महेश्वर ने मिलकर। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता या और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। यही बातें हो रही उनके बीच में। मालती बर्तन धो चुकी थी।
जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। अब देखिए, उसके पढ़ने की आदत थी शादी से पहले, तो वो जो पेपर में लपेट के लाए हैं आम को, उस पेपर को ही पढ़ रही है। मुझे एक याद आया, बहुत दिनों की बात थी। अब ये फिर उसमें जा रहा है, पुरानी याद में, फ्लैशबैक में। जब हम कभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। तो ये शरारत करते थे ये दोनों स्कूल के दिनों में। अटेंडेंस के बाद भाग जाते थे। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। दोस्त जैसे रहे हैं दोनों, तो अगर ये क्लास से निकल के भागने में सफल हो गया और मालती नहीं आ पाई तो ये फिर से स्कूल चला जाता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। ऐसे ख़त्म कर रही है किताब को। डेली उसके 10 पन्ने मतलब 20 पेज हो गए, इधर उधर मिला के वो फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। पढ़ने का शौक़ नहीं था उसको ज़्यादा उस समय। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? क्या? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। अब टीटी को लेके चली गई है किचन में, उसको पकड़े पकड़े अंगीठी पे खाना बना रही है और ये दोनों चुपचाप बैठे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात करें। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा आई थी, मतलब वो रैगजीन से बिछा के, प्लास्टिक बिछा के उसको लिटा आई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। फिर महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। मैंने महेश्वर से पूछा, लेखक ने। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। देख लो, 18 मील चला है लेखक। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। बेचारी दिन में 3 बजे खाई थी, अब रात में 10:30 बजे भोजन पा रही है वो। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। पूर्णिमा थी। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं है। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे जो हवा चल रही है ना, कुछ उसमें से राग सब निकल रहा है। ऐसा राग जो कोमल है, करुण नहीं है, और अशांति है लेकिन उद्वेग नहीं है उस राग में। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीचे आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उड़कर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने
अपनी चील्ड रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। उसको महसूस हो रहा है क्योंकि बाहर खुले में सोए हैं, तो प्रकृति, और पूर्णिमा की रात है तो बहुत अच्छी दिख रही है उसको प्रकृति। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने, महेश्वर उग रहे थे। अब ये लेखक हैं तो लेखक को तो ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, उनकी अंतर्दृष्टि कुछ और होती है, डॉक्टर की कुछ और होती है। तो महेश्वर जी उग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं, मतलब उसको रोज सोते सोते इतना टाइम हो जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित, शैशव जैसे शिशुओं में उचित होती है, शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। हाँ, और जैसे वो बच्चा जो है सोते सोते पलंग से गिर पड़ा और रो रहा है। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैंने झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। फिर से देखिए, रोज ही गिर जाता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब मन में ही उसने सोचा, बाहर कुछ नहीं बोला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने इस छाया को देख भी लिया। ये अब समझ गया कि ये इनके जीवन में क्या चल रहा है। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश फिर से लेटकर ऊँघ रहे हैं। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, समझ नहीं आया उसको क्या देख रही है आकाश में। तभी 11 का घंटा बजा। मैं अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। मतलब आज का दिन कंप्लीट हुआ। ये थी बच्चों कहानी। रोज़ 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 वही चीज़ें, वही दिनचर्या, जिससे मालती महेश्वर एक मशीन की तरह हो गए हैं, जहाँ पे भावनाएं अपने आप ख़त्म होती जा रही हैं। इस तरह की फीलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दी होगी। और शादी से पहले कैसी मालती थी और शादी के बाद उसमें क्या परिवर्तन आ गया। और ये गैंग्रीन जो है बच्चों प्रतीक रूप में है। गैंग्रीन इसलिए इस कहानी का शीर्षक नहीं रखा कि इसमें उसको गैंग्रीन का डॉक्टर दिखाया है, बल्कि इसलिए है कि इनकी दिनचर्या, गैंग्रीन का मैंने बताया ना कि कोई अंग जो है सड़ जाता है एक तरह से, तो इनकी दिनचर्या भी सेम वही, इनकी ज़िंदगी में भी धीरे धीरे गैंग्रीन जैसा रोग असर करता जा रहा है। गैंग्रीन का मतलब कि उनकी जीवन एक ऐसी उसमें जैसे विवाह के बाद होना चाहिए, जो उल्लास होना चाहिए, जो कहना चाहिए आपस में प्रेम होना चाहिए, उसकी जगह ये उबाऊपन ने एक ले ली है। और अब किसी चीज़ से उन दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने नोट करा ही दिए हैं। और देखिए, केवल 4 पात्रों को लेकर लिखी गई इतनी मर्मस्पर्शी कहानी एकदम सही खाका खींचती है। और ये भी बच्चों आश्चर्य होता है, मुझे होता है, कि अज्ञे जी अविवाहित थे और शादीशुदा ज़िंदगी का इतना गहराई से उन्होंने यहाँ पे अंकन किया है कि ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। इसलिए जहाँ ना पहुँचे, क्या कहना चाहिए, रवि, वहाँ पहुँचे कवि। लेखक लोगों की जो सोच की कोई सीमा नहीं होती, अपरिमित होती है। चलिए ठीक है, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
कल अगली कहानी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।